और अगर मैं ये कहूँ कि ये इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये बात गलत नहीं है। प्रीवियस पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इवन आपको लाहौर बोर्ड के अंदर ऐसे भी पेपर्स मिल जाएंगे कि मॉर्निंग इवनिंग एक ही साल में 2 मरतबा रिपीट हुआ हुआ टॉपिक है मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 में भी आपने इसको पढ़ा, लेकिन वहाँ पर तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिक पीछे सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। मिलीगन एक साइंटिस्ट 1909 के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कहा यह जाता है करीब करीब 10,000 आप यूँ जेहन में रख लें कि 1000 ऑफ टाइम इन्होंने उस चीज़ को बार बार परफॉर्म किया सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करने के लिए। कि आज हम जो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 है, उनमें से एक कोशिश मिलीगन्स की भी है और दूसरी जो कोशिश हम इसमें काफ़ी सराहते हैं वो चार्ज टू मैस रेशियो की है, जो कि जे थॉमसन ने फाइंड किया था। पर नेक्स्ट हम चलते हैं जी बच्चों इसकी डायग्राम के ऊपर कि किस तरह क्या सेटअप था, हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ होने वाला अपरेटस क्या है। तो मिलीगन ने जो यूज़ किया, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे इसमें एक चैम्बर, यही वो मेन चैम्बर है जिसके अंदर आपने सारी की सारी वर्किंग करनी है। अब नीट एंड क्लीन डायग्राम, जितनी ज़्यादा नीट डायग्राम आपको मार्क्स मिलने के जो चांसेस हैं वो उतने बढ़ जाते हैं, ठीक है। जितनी नीट डायग्राम आप बनाएंगे आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट सबसे पहले जी चैम्बर, और इस चैम्बर के इस कॉर्नर के ऊपर बुक में लिखा गया है यहाँ पे सी कि ये वो चैम्बर है जिसके अंदर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इस चैम्बर के जो टॉप राइट कॉर्नर है, ये टॉप राइट कॉर्नर, इस कॉर्नर के अंदर मिलीगन ने एक ऑयल गन लगाई और इस ऑयल गन को बुक पे जो नाम दिया गया है इसको हम लिखते हैं जी इट इज़ एटोमाइज़र। ये क्या चीज़ है? एटोमाइज़र। यहाँ पर इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो मैं बारी बारी ये सारी चीज़ें भी साइड पे लिख दूँ ताकि आपको आसानी रहे। सी स्टैंड्स फॉर चैम्बर। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की गई है दैट इज़ ए, ये है जी यहाँ पर एटोमाइज़र। एटोमाइज़र किस तरह और क्या चीज़ है? एटोमाइज़र असल में एक स्प्रे गन है, एक शॉवर है जिसके अंदर से ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम पहुंचेंगे वर्किंग पे। तो अभी हम ज़रा डायग्राम को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट चैम्बर क्लोज हो गया। इस चैम्बर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किए, उनमें से हमने किसी एक ड्रॉपलेट को एट ए टाइम फोकस करना है, अ वेरी टाइनी ड्रॉपलेट। तो उस ड्रॉपलेट को हमने ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक लेंस। एंड आई थिंक आपकी बुक के ऊपर जो इसको लिखा गया है इसके साथ मेरे ख्याल में नाम लिखा गया होगा जी एम, और एम अगर लिखा हुआ है तो इस एम का मतलब है इट इज़ यूज्ड एज माइक्रोस्कोप। ये एम क्या चीज़ है जी? एम स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्कोप। असल में ये माइक्रोस्कोप ही है, एक सिंगल लेंस, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एस लिखा हुआ है दैट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, जिसकी मदद से हमने इसको फोकस करना है। लाइट यहाँ से इमर्ज होती है और इमर्ज होने के बाद लेंस से ये चैम्बर के अंदर एंटर होगी और कन्वर्ज होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम है लाइट को कन्वर्ज करना। नेक्स्ट इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट इसके अंदर यूँ है कि यहाँ से जब एटोमाइज़र में से ऑयल स्प्रे किया जाता है तो ये मिस्ट की फॉर्म में होता है, वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इनमें से हमने किसी एक ड्रॉपलेट को कंसिडर करना है। पर इससे पहले कि हम उसको कंसिडर करें, हमने यहाँ पर नीचे एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रखी है दैट इज़ द चैम्बर और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक और हमने आगे सेटअप बना रखा है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक। यहाँ पर ये हमने क्या बना रखा है जी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास यहाँ पर यूँ है
कि आपने इस दोनों प्लेट्स को अटैच कर रखा है बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। तो आपकी बुक पर इसको इस तरह कुछ यूँ बनाया गया है कि यहाँ से इस चैम्बर को थोड़ी सी एक्सटेंशन दे के और यूँ बाहर की तरफ टर्मिनल्स निकाल दिए गए हैं। ये जहन में रखिएगा कि ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज है, इस टर्मिनल पर नेगेटिव, मतलब यहाँ पर पीछे जो सोर्स है तो ये पॉजिटिव और यहाँ पर जो सोर्स होगा वो नेगेटिव। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तो ज़हन में रखिएगा यहाँ पर भी चैम्बर के इनसाइड भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, यूँ एक डॉटेड सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर लिखा गया है M। यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल पे लिखा गया जी M। और अक्सर लोग इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये शायद कोई मैग्नेटिक फील्ड या कुछ उस तरह से है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये असल में माइक्रोस्कोप का व्यू है जो आपको एनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। मतलब वो जो छोटा सा सेगमेंट है आपको वो एनलार्ज करके हम जूम करके दिखा रहे हैं। पर ये जो प्लेट है, अपर प्लेट, इस प्लेट को शायद बुक पे P और इसको P प्राइम का नाम दिया गया हो। इट्स अप टू यू कि आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आप कुछ भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो M को बच्चों मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए, जबकि यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल L लेंस के साथ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए क्योंकि दोनों के लिए सिंबल एक जैसे ना रहे। M क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोपिक व्यू, और L के यहाँ पर क्या चीज़ है जी, स्टैंड फॉर द लेंस, के जो लेंस यहाँ पर उस ड्रॉपलेट को फोकस कर। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है दैट इज़ D। अच्छा, अब फिर यहाँ पर एक गलती करते हैं बच्चे, वो यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर शायद सेपरेशन V से और यहाँ पर D से है, या फिर उनके जहन में ये चल रहा होता है कि यहाँ पर पोटेंशियल V और यहाँ पर पोटेंशियल D है। नो, पोटेंशियल यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, एक ही रहेगा, प्लेट्स उसी तरह कनेक्टेड है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सेपरेशन है वो D, ये D हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमारे ड्रॉपलेट ने यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमने उसको मेजर करना है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आपने फाइंड करनी है तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। पोटेंशियल ग्रेडियंट जब आपने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा। बहरहाल अब आ जाएँ डायग्राम के बाद नेक्स्ट चीज़ है वर्किंग पे। अच्छा, वर्किंग से पहले ना यहाँ पर भी एक लिखा गया W, यहाँ पर भी एक लिखा गया W 1 और 2 के नाम से। W स्टैंड्स फॉर विंडो, वो विंडो प्रोवाइड की ताकि ये लाइट एंटर हो सके और लेंस उसको फोकस कर सके। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरे सेटअप के अंदर जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एयर। ठीक है, ये अर्थ पर परफॉर्म हो रहा था ना, तो इसमें फ्री स्पेस नहीं है। यहाँ पर जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एयर, क्योंकि आगे उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ वो ये कि ऑयल ड्रॉपलेट इस एटोमाइज़र में से बाहर निकला। ये एटोमाइज़र भी सिंपल नहीं है, ये एटोमाइज़र जब उस ऑयल को स्प्रे करेगा तो हर ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एंड फ्रॉम वेयर दिस नेगेटिव चार्ज कम्स फ्रॉम, तो इसके जवाब में आपने ये बताना है फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस टू ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, कि फ्रिक्शन जब भी होती है दो अलग अलग किस्म के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी प्लास्टिक हेयर कॉम को अपने बालों के साथ रब करते हैं तो वो कॉम को रब करने के बाद आपको ये हमने सिखाया था कि आपके बालों पर भी चार्ज आ जाता है और कॉम पर भी, तो दोनों पे एक जैसा चार्ज आता है? नो, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आता है। इसी तरह आप अपने किसी बैलून को अपने हेयर्स के साथ रब करके वॉल के ऊपर उसको स्टिक करने की कोशिश करें तो वो चिपक जाता है। तो क्यों? इट इज़ जस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्योंकि आपके बालों पर और बैलून के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आता है। जब मैं अपने हाथों को इस मार्कर के साथ रब करता हूँ तो इट्स पॉसिबल कि इस पर पॉजिटिव आ जाए और मेरे हाथों पर नेगेटिव। तो सेम इसी तरह जब ऑयल इस नोज़ल में से इजेक्ट होगा, एमिट होगा, तो उसके ऊपर चार्ज होगा।
और चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। अब तमाम तर ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमने इनमें से जो सबसे छोटा टाइनी ड्रॉपलेट है उसको कंसिडर करना है। और अब आपको यहाँ पर वो रीज़न भी पता चलेगी कि मिलीगन को एक से ज़ायद मरतबा ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म करना पड़ा, इवन हज़ारों दफ़ा। उसमें रीज़न ये थी कि जब ये ड्रॉपलेट यहाँ से गिरता है तो हर ड्रॉपलेट के ऊपर एक जैसा चार्ज नहीं है और हमने जो चार्ज फाइंड करना है, हमने चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे फाइंड करना है। तो नेक्स्ट इसमें चार्ज खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू होगा। अब ये चार्ज के नीचे गिरने की वजह क्या है, तो चार्ज के नीचे की तरफ गिरने की वजह है उस ग्रेविटेशनल पुल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज़ इक्वल टू इट्स वेट। और अगर मैं कह दूं कि उस जो चार्ज ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप उसका मैस है m, उस चार्ज ऑयल ड्रॉप का मैस है m, और जिस जगह पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर g की वैल्यू को हम g से कंसिडर करें तो हम वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज अपने वेट की वजह से किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कि सपोज ये है वो चार्ज और ये अपने वेट की वजह से किधर जा रहा है, इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड। जब चार्ज अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। बराबर उसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जैसे ही ये चार्ज इस होल में से पास करे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देना है। अब पहला मसला तो आपको समझ आ गया। एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करने की वजह ये थी कि हमें स्मॉलेस्ट चार्ज चाहिए था। दूसरी चीज़ ये थी कि ऑयल ड्रॉपलेट जिसको कंसिडर किया वो यहाँ से गुजरे भी। अभी आगे भी आपको पता चलेगा और भी इसमें काफ़ी मसाइल थे, मतलब ये बहुत मेहनत वाला काम था। बहरहाल वो ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ आ गया, ऊपर ऑयल ड्रॉप छोटे बनाए, यहाँ पर मैंने बड़ा क्यों कर दिया, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया जा रहा है ना, तो वो माइक्रोस्कोप की वजह से जब आप देखेंगे तो आपको वो बड़ा होकर मिल जाएगा, एनलार्ज इमेज मिल जाएगा, जबकि ये ड्रॉपलेट छोटे। बहरहाल जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो इस पूरी प्लेट पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। कहाँ से आएगा, इसको आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच कर रखा है, इसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अच्छा एक और बात, ये जो आपने होल बनाया ना, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो स्ट्रेट एक वायर है तो उसके अंदर आपने, ये वायर नहीं है, ये असल में एक शीट है पूरी की पूरी। इस शीट के अंदर यूं होल बनाया गया है और वहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट ने नीचे गिरना है। अब वो पूरा जब यहाँ से आप होल कट करेंगे तो वो प्लेट स्टेबल रहेगी। तो यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिरता है, तो ऑयल ड्रॉपलेट वेट की वजह से नीचे गिर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने फील्ड को ऑन किया व्हाट विल हैपन, यहाँ पर होगा क्या, फील्ड जैसे ही ऑन होगा ये चार्ज हो सकता है ऊपर मूव करना शुरू कर दे। इट्स पॉसिबल कि चार्ज अपवर्ड मूव करना शुरू कर दे। क्यों, क्योंकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसके ऊपर चार्ज है और ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज कौन सा है जी, नेगेटिव। और नीचे जो प्लेट आपने लगा रखी है उस पर भी चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। और ऊपर जो प्लेट लगा रखी है वो कौन सी है, जिसमें होल है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल, ऑयल ड्रॉप के ऊपर की तरफ मूव करने के चांसेस बढ़ गए, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट फिर बढ़ गए। तो हमने फील्ड किस तरह से एडजस्ट करना है, हमने फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जितनी ग्रेविटी, जितना वेट उस ऑयल ड्रॉप का डाउनवर्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसकी अमाउंट अपवर्ड होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो रिपल्शन है जितनी वो हो उतना ही उसका वेट हो। मतलब जिस फोर्स के साथ ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ पुल हो रहा है उसी फोर्स के साथ ऑयल ड्रॉपलेट अपवर्ड पुश कर दिया जाए। अगर तो आप ऐसा कर लेते हैं तो चार्ज विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आपने इक्वल कर देना है। तो ग्रेविटी की फोर्स mg के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ रखी है F इज इक्वल टू QE।
चार्ज किस स्टेट में होगा जी? रेस्ट पर होगा। कब? व्हेन बोथ द फोर्सेस Fg इज इक्वल टू Fe। मतलब हमने उस ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंडेड करना है, उसको यहाँ पर बीच में रोक देना है। और ज़रूरी नहीं है कि हाफ वे, जहाँ पर इजीली आप उसको मैनेज कर सकें, ज़रूरी नहीं है कि वो हाफ वे रुके। बहरहाल वैल्यूज पुट करें, Mg इज इक्वल टू QE। आपने यहाँ से Fg की जगह Mg और Fe इज इक्वल टू QE रिप्लेस कर दिया, और यही Q चार्ज है जिसको अब हमने फाइंड करना है। ये ज़हन में रखिएगा, इसको अब हमने ज़ाया नहीं करना, हमने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। और चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। तो ये Q जो है ये आपने फाइंड करना है। अगर मैं E की वैल्यू पुट करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपने इसका फॉर्मूला कुछ यूँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, या डेल्टा आर से आपने पढ़ा था। डेल्टा वी क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप, और आर क्या था? दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन। जबकि यहाँ पर जब आपने पुट करना है तो आपने वी को पॉजिटिव पुट करना है, और डेल्टा आर दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन वो किससे पुट करनी है? डी से पुट करनी है। सवाल ये है बच्चों का यहाँ पर कि नेगेटिव साइन किधर गया? V की तो समझ आ गई कि आपने यहाँ पर पोटेंशियल हमने जो है वो V से लिखा, R को D से रिप्लेस किया, वो भी समझ आती है कि यहाँ पर दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन D है। नेगेटिव साइन कहाँ गया? नंबर 1, ये मूवमेंट किस चीज़ की है? इलेक्ट्रॉन की। और मूव किधर से किधर कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्योंकि ये मूवमेंट किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। तो हम जब माइनस माइनस किस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो E इज इक्वल टू वी ओवर डी प्लस के साथ आपने लिखना है। तो E को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी नो दैट E इज इक्वल टू वी ओवर डी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट करूँ तो Mg इज इक्वल टू Q V ओवर D। हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है? Q। और अगर मैं Q के लिए फॉर्मूला लिखूं तो Q के लिए फॉर्मूला आपका कुछ यूँ होगा, Q इज इक्वल टू Mg D ओवर V। तो ये थी जी इक्वेशन जिसकी मदद से आपने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मिलीगन ने फाइंड करना था। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो वैल्यू ऑफ मैस है ये अननोन है हमारे लिए। वो ऑयल ड्रॉपलेट बड़ा है, छोटा है, कितना है वो तो हम नहीं मेजर कर सकते। तो हर ड्रॉपलेट का चूंकि मैस इक्वल नहीं है तो ये मैस फाइंड करना भी हमारे लिए मुश्किल है। एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करना पड़ा उसे, कि मैस की वैल्यू हर केस में अननोन है। और मैस को फाइंड करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो एक सस्पेंडेड पार्टिकल है और उसने आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ड्रॉपलेट ने नीचे गिर जाना है, और जब वो गिर के किसी और सरफेस के ऊपर टच हो गया तो अब आप कुछ भी कर लें, अब आप उसकी एक्चुअल अमाउंट फिर से इकट्ठी नहीं कर सकते कि जिसका मैस किया जा सके। ठीक है, तो मैस फाइंड करने के लिए भी हमें कोई ना कोई तरीका देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट कि मैस हमने किस तरह से फाइंड करना है। तो ये साइड मैं आपके लिए रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें यूँ था जी, मैस फाइंड करने के लिए हमने सहारा लिया स्टोक्स लॉ से, क्योंकि जब इस ऑयल ड्रॉपलेट ने डाउनवर्ड मूव करना है तो डाउनवर्ड मूव करते वक्त एक ऑपोजिट साइड से फोर्स भी लगनी है, और मीडियम एयर जैसे मैंने शुरू पर बताया, तो इस फोर्स की वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ पुश होगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। According to Stokes' law, this drag force is directly proportional to velocity and the radius. Drag force दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। ये चैप्टर नंबर 6 पहला आपका पेज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये आपने पढ़ा, और इसका आपने डिटेल फॉर्मूला ड्रैग फोर्स का कुछ यूँ पढ़ा था, 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पर आप लिख रहे थे टी। मैं ये टी नहीं लिख रहा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है वैसे है यहाँ पर भी वही, लेकिन उसको लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और एफ डी स्टैंड फॉर ड्रैग फोर्स, और इसको चाहे आप लिख लें चाहे ना लिखें। बाकी पैरामीटर 6 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी
ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी कौन सी है? एयर। और आर रेडियस, रेडियस किस चीज़ का? ऑयल ड्रॉपलेट का। वी वेलोसिटी। एक और छोटी सी चीज़, ये जो कैपिटल वी, ये कैपिटल वी जो ब्लैक कलर में हम लिख रहे हैं कैपिटल वी, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जबकि ये जो स्मॉल वी ब्लू कलर में लिखा जा रहा है इसका मतलब है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको मिक्स नहीं करना। अगर ऑयल ड्रॉपलेट नीचे मूव कर रहा हो और मूव करते वक्त वो अपनी ड्रैग फोर्स की वजह से सस्पेंड हो जाए, देन अगर वो अपनी ड्रैग फोर्स की वजह से सस्पेंड हो जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि उसका जो वेट है इट इज़ इक्वल टू ड्रैग फोर्स। और इस केस में ज़हन में रखिएगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं। जब आपने उसका मास फाइंड करना है तो आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देना है। तो ऑयल ड्रॉपलेट अपने मास की वजह से खुद ब खुद, ड्रैग फोर्स की वजह से खुद ब खुद सस्पेंडेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसे नीचे मूव करना है वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन है ना, जैसे ही आपको पता है हर 1 सेकंड के बाद तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाता है, जिसको आप लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो एक वक्त आएगा कि वो ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हो जाएगा, ड्रैग फोर्स अपवर्ड लगनी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एफ जी, वो तो हमने पहले लिखा हुआ है, वेट की इक्वल है एम जी इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स किसकी इक्वल है जी? 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ से हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना है जी मास की वैल्यू। ठीक है, तो मास की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें चाहिए होगी ये वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कहाँ से आएगी? इस वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वो तो ये हमें पता है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस d है, और टाइम जितना ड्रॉपलेट को वो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा दैट विल बी इट्स टाइम t। तो वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। वेलोसिटी का मसला हल हो गया। रेडियस इट इज़ स्टिल अननोन, तो हम कोशिश करते हैं कि हम रेडियस की तरफ मूव करें। रेडियस को किस तरह से फाइंड करना है? मास के लिए अब हम क्या करेंगे? मास के लिए हम कुछ यूँ करते हैं कि एक नया हमारे पास तरीकाकार है, हम डेंसिटी का सहारा लेते हैं। हमने पढ़ा था डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, हमने ये बात पढ़ी थी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। इतना आसान अभी भी नहीं होगा क्योंकि ये वॉल्यूम फाइंड करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कुछ यूँ है कि आपने पढ़ रखा है कि ये जो ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट की शेप होगी स्फेरिकल, स्फेयर होगा ना, एक बॉल की तरह का होगा ड्रॉपलेट, छोटा सा, वेरी टाइनी स्फेयर। तो अगर ये एक स्फेयर है ऑयल ड्रॉपलेट, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो किसकी इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मैं फिर मेंशन कर दूं, ये v यहाँ पर अब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। 3 v हो गए, एक दोनों प्लेट्स के दरमियान में मैंने लिखा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक v हमने यहाँ पर स्मॉल में लिखा ड्रैग फोर्स में दैट इज़ वेलोसिटी, और एक v अब हम यूज़ कर रहे हैं न्यू दैट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसको यहाँ पर पुट कर दें तो मास के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। मास फाइंड हो गया, ऐसा ही है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आर अभी भी अननोन है, इस आर को अभी भी हमने फाइंड करना बाकी है। तो इस आर को अब हम मज़ीद आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आर की वैल्यू। लेकिन आर की वैल्यू पुट करने से पहले इस मैथ्स को आपने ख़त्म करना होगा, तो हम मैथ्स की जगह वहाँ पर क्या पुट करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, और ये साथ जो रो लिखी हुई है इसको हम पुट करेंगे। तो इसको अगर हम पुट करें तो मैथ्स की जगह पुट हो जाएगा m 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये रो अभी हमने नहीं लिखा वहाँ पर रो, और ये तो आपने लिख दिया मैथ्स की जगह, साथ g इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। नेक्स्ट अब इसमें जो चीज़ एक रह गई है वो सिंप्लीफिकेशन है।
और आपने यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर r के लिए करनी है। ये जो r फैक्टर है इसके लिए आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। r को अगर मैं देखूँ, ये r यहाँ जाकर डिवाइड r स्क्वायर रह जाएगा, तो इस साइड पर मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ जी r स्क्वायर इज इक्वल टू, और बाकी सारी चीज़ों को हम एक ही साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर फैक्टर लिखा जाएगा 6 पाई ईटा v। मैंने r नहीं लिखा, r को मैंने इस क्यूब के साथ कैंसिल करके स्क्वायर लिखा है, जबकि ये 3 डिवाइड राइट साइड पे मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर जो राइट साइड का जो पोर्शन है इस r के अलावा सारा इधर नीचे स्विच कर दें, 4 पाई रो जी, कैंसलेशन 4 6 के साथ 2 के साथ 3 2, पाई पाई से कैंसिल और बाकी फैक्टर्स एज इट इज़। तो अगर हम यहाँ पर लिखें इसको, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 3 18, 18 और 4 कैंसिल हों, दैट ऊपर रह जाएगा 9, नीचे रह जाएगा 2, पाई कैंसिल, ईटा v रो जी, तो ऊपर 9 ईटा v ओवर रो जी। तो ये आपका फॉर्मूला है जी रेडियस के लिए। और रेडियस फाइंड करने के लिए यहाँ पर r इज इक्वल टू सिंपली स्क्वायर रूट कर लेना। तो अगर हम स्क्वायर रूट कर लें 9 ईटा v ओवर 2 रो जी, ठीक है। स्क्वायर ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, इस वैल्यू को आप पुट कर दें यहाँ पर, आपके पास आ गया मैस। ये जो आपने रो पुट करनी है डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑयल ड्रॉपलेट की होगी, और ऑयल की डेंसिटी तकरीबन, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज़ अबाउट 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेसर देन वाटर होती है, तभी तो ऑयल वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। आर यहाँ पुट हो गया, मैस की वैल्यू फाइंड कर ली, मैस फाइंड हो गया, मैस को फाइंड करके आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहा क्योंकि आपने मैस फाइंड कर लिया, और जब मैस की वैल्यू पुट कर दी जी 9.8 ऑलमोस्ट, या उस स्पेसिफिक पोजीशन का आप फिर से फाइंड कर लें, डी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब को पुट करें तो आपने चार्ज की वैल्यू निकाल ली। और मिलीकान के लिए जो चार्ज की वैल्यू थी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें भी एक इशू था, कभी कभार ऐसे चार्ज को, ड्रॉपलेट को हम लोग कंसीडर कर बैठते हैं जिस पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मतलब जिनके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज कह लें। तो अब एक से ज़्यादा चार्ज हो तब भी वो काबिल कबूल नहीं है। तो हम इसी वैल्यू पर ही क्यों जो है वो रिलाय करते हैं कि यही एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो असल में यूँ था, हमें जो वैल्यूज़ मिल रही थी वो इसी का मल्टीपल था। इसी का मल्टीपल से मुराद ये है कि हमारे पास जो आंसर आ रहे थे वो तकरीबन यूँ हो सकता था, दैट इज़ 4.8 10⁻⁻19, या फिर हमारे पास कुछ आंसर यूँ आ रहे थे 9.6 10⁻⁻19। अगर देखा जाए तो ये इसी का मल्टीपल है। हाँ जी, इसका मल्टीपल किस तरह कि अगर आप 4.8 में से 3 कॉमन ले लेना तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1.6 10⁻⁻19। यहाँ पर भी अगर आप कॉमन ले लें 6 को तो 1.6 10⁻⁻19। तो या तो हमारे पास आंसर 1.6 जो मिनिमम आ रहा था 1.6 10⁻⁻19 था, या फिर उसी का कोई ना कोई मल्टीपल था 3 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ। तो हम इस वैल्यू पर रिलाय करते हैं कि ये 1.6 10⁻⁻19 एक एक्यूरेट वैल्यू है। तो अब रह गई बात, ये था जी हमने जो फाइंड कर लिया चार्ज को। अब जो बात रह गई वो ये कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चे फिर वही गलती करते हैं जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाई थी कि सबसे पहले आपने मिलीकान का इंट्रोडक्शन नहीं देना कि 10,000 दफ़ा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, 1909 में किया, कौन थे क्या थे, इट डजेंट मैटर। आप
सीधा सीधा पहली लाइन में इंट्रोडक्शन दें कि मिलीगन ने 1909 के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट की मदद से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करने की कोशिश की एंड सो ऑन। और कैसे की, तो सबसे पहली चीज़ आपने इसमें हेडिंग देनी होगी अपरेटस। अपरेटस के अंदर इस सारे चैम्बर को एक्सप्लेन करें कि एक चैम्बर था, ऑटोमाइज़र था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके साथ एक लेंस, एक सोर्स ऑफ लाइट और उसका हमने एक माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट, अब जब ये आपने अपरेटस बता दिया, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस अपरेटस के अंदर मौजूद एक एक चीज़ की सिग्निफिकेंस बताना शुरू करें। सबसे पहले जी सोर्स ऑफ लाइट से स्टार्ट करें, तो सोर्स ऑफ लाइट ज़रूरी थी ताकि उस ऑयल ड्रॉपलेट को हम पॉइंट आउट कर सकें। लेंस उसी ऑयल ड्रॉपलेट को फोकस करने के लिए, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमने लगा रखा था। एटोमाइज़र की सिग्निफिकेंस ये है कि ये चार्ज ड्रॉपलेट्स को यहाँ पर इजेक्ट करेगा और ऑयल ड्रॉपलेट्स में से भी आपने किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम चार्ज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार्ज जो है ना ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, वो ही तयन करेगा कि फोर्स का, क्योंकि अगर ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज ज़्यादा होगा ना तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट से रिपल्शन बढ़ जाएगी। चार्ज इस ड्रॉपलेट पे कम होगा ना तो रिपल्शन का फैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कूलम्स लॉ में यही पढ़ा है, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सपोर्ट कर रही थी, एक चीज़। फिर जब आप इस डायग्राम, उसके बाद आप डायग्राम बनाएं, प्रॉपर डिटेल डायग्राम, जिस तरह से साफ़ सुथरी हमने बना रखी है बोर्ड पे, बिल्कुल ऐसे ही आपने वहाँ पे ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपने एक तरीक़ेकार के मुताबिक आपने प्रूफ करना शुरू करना है। अब प्रूफ के अंदर आपको पता है 3 अलग अलग सेगमेंट चलते हैं। सबसे पहले जब आप चार्ज की वैल्यू Q = mg/d/v निकालते हैं। दूसरा, इसके अंदर फिर डेंसिटी = मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फैक्टर चलता है। थर्ड, इसमें ये पोर्शन चलता है। तो इन तीनों को बारी बारी करना है, लेकिन एक ही फ्लो में नहीं करना। यहाँ पर जब आप एक ही फ्लो में सारा प्रूफ करते हैं ना, तो हम उसको अच्छा कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है, ये जो पोर्शन है आगे सारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करके स्टोक्स लॉ पे आए, तो आप यहाँ पर स्टोक्स लॉ के बीच में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे जिस तरह बुक में लिखी गई है। फिर उसमें बाद में आप प्रूफ मुकम्मल करेंगे। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको उसी हिसाब से तैयार कीजिएगा। मैंने जैसे शुरू पर बताया कि ये हर साल, तकरीबन हर साल बोर्ड में आता होता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, और एंट्री टेस्ट के अंदर में भी इसके अंदर काफ़ी सारे